हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए इसमें जो इसकी जो पिछली क्लास की उसमें बताया थी रक्तदान के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कि रक्तदान जो होता है उसके समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। और एक प्रश्न आपको यह भी बताया गया था कि रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली असावधानियों की वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो 7 रोगों के बारे में आपको बताया। अगला टॉपिक है आज प्रिय छात्राओं, ध्यान देना, समझना कि रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के जो महत्व, यानी रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व, यानी जो रुधिर वर्ग है, जो अपने क्या होते हैं रुधिर वर्ग होते हैं। और रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, यानी 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। इनका आनुवंशिकता में क्या महत्व है, ये आपका अगला टॉपिक है। तो प्रिय छात्रा प्रश्न नोट कर लेना कि रुधिर वर्ग की, प्रश्न नोट करना पहले, तब इसका विस्तार करेंगे। तो देखिए रुधिर वर्ग की, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता, यानी रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता, रुधिर वर्ग का आनुवंशिकता एक ही बात है। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्व को, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता, रुधिर वर्ग के आनुवंशिकता, रुधिर वर्ग के आनुवंशिकता के महत्व को, महत्व भी आ जाए उपयोग भी आ जाए, एक ही बात होती है महत्व, और कोष्टक में लिख लेना उपयोग। रुधिर वर्ग के आनुवंशिकता के महत्व कोष्टक में क्या लिखेंगे? उपयोग को उदाहरण की सहायता से समझाइए। महत्व को उदाहरण की सहायता से, उदाहरण की सहायता से समझाइए, ये आपका प्रश्न है इसमें। यानी जो रुधिर वर्ग होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं, यानी मानव में 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4। उनका क्या महत्व है, तो वो आपको उदाहरण की सहायता से क्या करना है? समझाना है। तो समझाइए, प्रश्न बन गया आपका, रुधिर वर्ग के आनुवंशिकता के महत्व को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो ध्यान देना, नोट करना। तो देखिए प्रिय छात्राओं की जो रुधिर वर्ग होता है, रुधिर वर्ग का यानी आनुवंशिकता में, यानी क्या है, रुधिर वर्ग का जो आनुवंशिकता में निम्नलिखित महत्व हैं। नंबर 1, पैतृक संबंधी जो विवाद होते हैं, पैतृक संबंधी विवादों को सुलझाने में, यानी पैतृक संबंधी जो विवाद होते हैं या जो संपत्ति से संबंधित, बंटवारे के संबंधी जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने में। तो पैतृक संबंधी जो विवादों को सुलझाने में। नंबर 2 है सफल रक्तदान कराने में, क्योंकि आप जानते हैं रुधिर वर्गों का महत्व जो होता है, कल भी मैंने बताया था कि सबसे पहले दाता और जो क्या है रोगी है, उनके एबीओ समूह का क्या किया जाता है? मिलान किया जाता है। यानी एबीओ समूहकरण का क्या किया जाता है? मिलान किया जाता है। तो सफल रक्तदान में नंबर 1 पैतृक संबंधी विवादों को सुलझाने में, नंबर 2 है सफल रक्तदान में, और नंबर 3 पॉइंट जो है इसमें नवजात शिशुओं में रुधिर लेनता एवं आनुवंशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया आदि के इलाज में। यानी जो नवजात शिशु होते हैं और उनमें क्या होती है, जो उधर रुधिर लेनता से संबंधित जो आनुवंशिक रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया आदि के इलाज में इसका क्या है? महत्व है। तो देखिए 3 महत्व होते हैं इसके। नंबर 1 है यानी पैतृक संबंधी विवादों को दूर करने में, नंबर 2 है सफल रक्तदान कराने में, और नंबर 3 पॉइंट आपका इसमें बनता है, ध्यान देना, नंबर 3 पॉइंट जो है इसमें है, नंबर 3 पॉइंट यह है कि जो आनुवंशिक रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया रोग आदि के इलाज में। हीमोफीलिया एक क्या होता है? शाही रोग है। कैसा रोग है? एक शाही रोग है, क्योंकि इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है। सामान्यतः आप जानते हैं कि रुधिर जब हमारे शरीर से यानी बाहर निकलता है, यानी हमारे शरीर में कहीं खरोंच लग जाती है और रुधिर क्या निकलता है शरीर से, जब बाहर निकलता है तो जैसे वो हवा के संपर्क में आता है तो हमारे रुधिर में एक 5-विब्रोजिन नामक वर्णक पाया जाता है और वो सूखकर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, जिसे हम थक्का के नाम से जानते हैं। तो आई बात समझ में। जबकि हीमोफीलिया जो रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, हीमोफीलिया रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें सामान्यतः रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो ये पॉइंट हैं अपने, तो इनको नोट करते हैं। तो नंबर 1 इसमें ध्यान देना, उत्तर लिख लेना। रुधिर वर्ग यानी रुधिर वर्ग
रुधिर वर्ग के यानी रुधिर वर्ग के आनुवांशिकता के महत्व निम्न हैं। यानी रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता पाठ नंबर 3 में भी पढ़ा है आपने जेनेटिक्स के बारे में, बहुत विस्तार है आनुवांशिकी। पाठ नंबर 3 मैंने आपको समझाया था, उसमें बताया था रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता के अनुप्रयोग निम्न हैं। अनुप्रयोग कह लो, महत्व कह लो, एक ही बात है। रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता के अनुप्रयोग कोष्टक में महत्व भी लिख लेना, अनुप्रयोग महत्व निम्न हैं। तो देखिए कौन कौन से अभी मैंने आपको बताए। नंबर 1 है सफल रक्तदान कराने में, तो नोट करना नंबर 1 पॉइंट, सफल रक्तदान कराने में। क्यों? सबसे पहले दाता और जो रोगी है उसमें आपने देखा हो, कल भी आपको बताया था कि सबसे पहले जब रक्तदान कराते हैं तो एबीओ समूहकरण का मिलान किया जाता है। तो वही बात है सफल रक्तदान करने में, नंबर 1। नंबर दूसरा है कि जो पैतृक संबंधी विवाद होते हैं, इसको मैं पूरा उदाहरण से भी समझाऊंगा, इसमें उदाहरण भी दे रखा है आपकी बुक में, पैतृक संबंधी से संबंधित। तो देखिए पैतृकता संबंधी जो विवादों को हल करने में, तो नोट कर लेना, जो पैतृक संबंधी जो विवाद होते हैं, यानी कौन से विवाद होते हैं? पैतृक संपत्ति जो विवाद संबंधी विवाद होते हैं, संपत्ति से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको दूर करने में। तो पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में, पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में, संबंधी विवादों को हल करने में, क्या करने में? उनको हल करने में। और नंबर तीसरा जो आपका है, गौर देना, समझना, नंबर तीसरा इसमें है, ध्यान देना कि नवजात शिशुओं में, किसमें? जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं में रुधिर लैनता तथा आनुवांशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया आदि के इलाज में। तो नोट करना है इसमें, नवजात शिशुओं में रुधिर लैनता के बारे में बहुत कुछ पहले आपको समझा दिया है पिछली वीडियो में, तो उनको ध्यान से याद करना। तो नवजात शिशुओं में रुधिर लैनता तथा आनुवांशिक रोगों, यानी आनुवांशिक रोग होते हैं, हीमोफीलिया जो रोग हैं कैसे हैं? आनुवांशिक रोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग हैं। आनुवांशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया एक शाही रोग है, मैंने आपको भी पहले बताया था। सबसे पहले ब्रिटेन जो था, यानी इंग्लैंड जो ब्रिटेन जो अपना है, जहाँ की यानी विक्टोरिया जो रॉयल फैमिली है, वहां के राजा हैं, उनमें सबसे पहले ये रोग हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। तो किसमें? हीमोफीलिया आदि के इलाज में, हीमोफीलिया आदि के इलाज में, हीमोफीलिया आदि के इलाज में। आई बात समझ में? तो ये इसके क्या हो गए? 3 महत्व हो गए कि आनुवांशिकता के कौन कौन से महत्व हैं। तो आनुवांशिकता कितने महत्व हो गए? 3। नंबर 1 सफल रक्तदान करने में, नंबर दूसरा पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में, और नंबर तीसरा है नवजात शिशुओं में रुधिर लैनता तथा आनुवांशिक रोग होते हैं कि जैसे हीमोफीलिया आदि के इलाज में। अब इसमें प्रश्न में बताया गया है कि एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाइए। तो उदाहरण को पहले उदाहरण नोट कर लो, इसको फिर आपको विस्तार इसके बताता हूं कि एक शिशु है जिस पर 2 दंपत्ति जो हैं, एक शिशु है और उस पर 2 दंपत्ति अपना क्या कर रही हैं? अधिकार जता रही हैं। यानी एक शिशु है और उस पर जो 2 दंपत्ति हैं वो अपना अधिकार जता रही हैं। यानी पहली दंपत्ति कह रही है ये बच्चा जो शिशु है ये हमारा है, और दूसरी दंपत्ति है वो कह रही है शिशु हमारा है। तो ऐसे विवादों को दूर करने में किसका? रुधिर वर्गों का उपयोग किया जाता है। तो वही उदाहरण है, तो नोट करना, उदाहरण को नोट कर लो पहले कि एक शिशु है और जिस पर क्या है? 2 दंपत्ति, एक शिशु जिस पर 2 दंपत्ति, एक शिशु जिस पर 2 दंपत्ति, एक शिशु जिस पर 2 दंपत्ति अपना क्या कर रही हैं? अधिकार जता रही हैं। यानी 2 दंपत्ति
अपना हक जता रहे हैं, दो दंपत्ति अपना हक जता रहे हैं, ध्यान देना, अपना हक जता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है रुधिर वर्ग के महत्व से संबंधित। तो एक शिशु जिस पर दो दंपत्ति अपना हक जता रहे हैं। आई बात समझ में? का रुधिर वर्ग क्या है? बी है, यानी जो शिशु है उसका रुधिर वर्ग कौन सा है? बी है। का रुधिर वर्ग, ध्यान देना, उसने स्पष्ट कर दिया है कि का रुधिर वर्ग क्या है? बी है, बी है, यानी जो शिशु है उसका रुधिर वर्ग क्या है? बी है। यानी एक शिशु है और जिस पर दो दंपत्तियां अपना क्या कर रही हैं? अधिकार जता रही हैं। यानी पहली दंपत्ति कह रही है शिशु के मेरा है और दूसरी दंपत्ति भी कह रही है शिशु मेरा है। उसने आपको अभ्यास के लिए बता दिया कि रुधिर वर्ग क्या है? बी है। किसका? शिशु का है। अब आगे सुनिए, एक दंपत्ति में, यानी जो पहली दंपत्ति है उसमें नोट करना, एक दंपत्ति में जो पुरुष है, एक दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग, एक दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग, ध्यान देना, पुरुष का रुधिर वर्ग, यानी पहली जो दंपत्ति है उसमें पुरुष जो है, पुरुष का रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ है। क्या है? ओ। और आप जानते हैं ओ के जो जीन प्रारूप होते हैं वो क्या होते हैं? आई। क्या होते हैं? आई। आई बात समझ में? कल मैंने जीन प्रारूप की आपको सारणी बताई थी और उसमें बताया था कि जो रुधिर वर्ग ए होता है, ए में दो जीन प्रारूप होते हैं, यानी रुधिर वर्ग जो ए होता है उसमें जीन प्रारूप कितने होते हैं? दो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आई ए और दूसरा कौन सा होता है? आई समझ? क्योंकि आप जानते हैं एक ही जीन के तीन भाग होते हैं, जिनमें आई ए और आई बी तो कैसे होते हैं? प्रभावी होते हैं। और आई या आई नॉट कैसा होता है? अप्रभावी होता है, जो किसी भी प्रतिजन के निर्माण में भाग नहीं लेता। इसके बारे में मैंने कल आपको समझाया था। बी जो होता है, बी में भी दो जीन प्रारूप बनते हैं, आई वी। दूसरा कौन सा बनता है? आई बात समझ में? नंबर तीसरा रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी। और ए बी का जीन प्रारूप एक ही होता है, आई ए आई वी। और नंबर चौथा होता है रुधिर वर्ग ओ, जिसका जीन प्रारूप एक ही होता है, आई या आई नॉट। आई बात समझ में? तो वही मैंने लिखा है कि एक दंपत्ति में जो पुरुष है और पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है? ओ है। और ओ का यानी जीन प्रारूप क्या है? आई है। आई बात समझ में? तथा स्त्री का रुधिर वर्ग, जो उसमें स्त्री है, तथा स्त्री का रुधिर वर्ग कौन सा है? इसमें दे रखा है, उसमें स्त्री का जो रुधिर वर्ग है वो कौन सा है? ए बी है। कौन सा है? ए बी। अब आप जानते हैं कि जो ए बी होता है, ए बी, अब ए बी का जीन प्रारूप क्या बनता है? एक ही तो बनता है, कल मैंने बताया था, आई ए और आई बी, एक ही जीन प्रारूप तो होता है ए बी में, आई ए और आई बी। आई बात समझे? तो स्त्री का रुधिर वर्ग कौन सा है? आई ए बी है, तो क्या जीन प्रारूप बनेगा? आई ए आई बी। आई बात समझ में? है। अब ये तो हो गया आपकी पहली दंपत्ति। उदाहरण समझा रहा है कि भाई एक शिशु है, दो दंपत्तियां उस पर अधिकार जता रही हैं। पहली दंपत्ति में जो पुरुष है उसका रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ है। और स्त्री का रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी है। ओ का जीन प्रारूप क्या होता है? आई या आई नॉट, एक ही बात। और रुधिर वर्ग जो ए बी है इसका जीन प्रारूप क्या होता है? इसके जीन प्रारूप एक ही होता है, आई ए आई बी। आई बात समझ? चलते हैं दूसरा, इसमें जो दूसरी दंपत्ति के बारे में बता रहा है कि दूसरी दंपत्ति में, यानी दूसरी दंपत्ति में पुरुष जो है, दूसरी दंपत्ति में पुरुष का क्या है? ए। दूसरी दंपत्ति में पुरुष और पुरुष का क्या है? ए। आई बात समझ में? अब ए का इसमें जीन प्रारूप दे रखा है, आई ए। आई बात समझ? यानी दोनों ही प्रभावी दे रखे हैं, आई ए। ठीक है ना? तो दूसरे दंपत्ति में पुरुष ए और जीन प्रारूप क्या दे रखा है? आई ए। ठीक है ना? तथा स्त्री बी, स्त्री का क्या है? बी है। रुधिर वर्ग कौन सा है? बी। और बी का जो जीन प्रारूप दे रखा है उसने आई क्या दे रखा है? आई बात समझ? आई। ठीक है ना? रुधिर वर्ग की है, उदाहरण है ये, रुधिर वर्ग की है।
तो क्या कुछ बता रहा है हमको, तो वंशानुगति के नियम के अनुसार, तो वंशानुगति के बारे में या हेरिडिटी के बारे में हमने पार्ट नंबर 3 में भी पढ़ा था, हेरिडिटी या वंशानुगति। तो वंशानुगति के नियमानुसार, हेरिडिटी जिसके बारे में स्पेंसर ने बताया था, किसने, स्पेंसर ने, पार्ट नंबर 3 में बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया, वंशानुगति या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तो वंशानुगति के नियम अनुसार शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न संभावनाएं हैं। शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न संभावनाएं हैं। आयुवासन, शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न संभावनाएं हैं। तो क्या संभावनाएं हैं, इसको अभी मैं आपको चेकर बोर्ड के द्वारा बता रहा हूं। निम्न संभावनाएं हैं, दोबारा समझना, प्रश्न को नोट करना, उदाहरण को। प्रश्न था आपके रुधिर वर्ग जो है, क्या है अपना रुधिर वर्ग जो है, समझना, रुधिर वर्ग जो है, रुधिर वर्ग के आनुवांशिकता के महत्व जो है या उपयोग जो है, उनको उदाहरण की सहायता से क्या करना है, समझाना है। तो उदाहरण की सहायता से जो समझाना है, पहले तो इसके महत्व देख लो। महत्व क्या बनेंगे इसके, नंबर 1 महत्व बन गया इसका कि सफल रक्तदान करने में, क्या करने में, सफल रक्तदान करने में। दूसरा है जो पैतृकता संबंधी जो विवाद होते हैं, यानी पैतृकता संबंधी जो विवाद होते हैं, पैतृक संबंधी विवाद का उदाहरण तो मैंने आपको दिया है, तो पैतृक संबंधी विवादों को हल करने में। नंबर तीसरा है नवजात शिशुओं में रुधिर लेनता तथा आनुवांशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि के इलाज में। आई बात समझ। और उदाहरण है कि एक शिशु है और जिस पर 2 दंपत्ति अपना क्या कर रही हैं, अधिकार जता रही हैं, और जो शिशु है उसका रुधिर वर्ग क्या है, बी है। शिशु का रुधिर वर्ग क्या है, बी है। आई बात समझे, उसने स्पष्ट कर दिया भाई एक शिशु है। अब शिशु का जैसे ही हमने ब्लड ग्रुप चेक किया तो कौन सा निकल के आया, बी आया। अब 2 दंपत्तियां हैं, दोनों दंपत्तियों में पहली दंपत्ति का जब हमने ब्लड ग्रुप चेक किया तो देखिए पुरुष का क्या निकला था, पुरुष का रुधिर वर्ग आया था ओ, और स्त्री का रुधिर वर्ग क्या आया था, ए बी। आई बात समझ। अब ओ का जीन प्रारूप क्या दे रहा, जीन प्रारूप क्या निकल के आया था, आई आई, और ए बी का क्या निकल के आया, आई ए आई बी। और यही होते हैं जीन प्रारूप का जो मैंने सारणी बनाई थी आपके लिए, उसमें आपने देखा होगा। अब चलिए दूसरी दंपत्ति में जो पुरुष है उसका रुधिर वर्ग क्या निकल के आया, ए, और स्त्री जो थी, ठीक है ना, उसका क्या है, बी है। क्या है, बी। तो ध्यान देना, या स्त्री लिख लेना, ठीक है ना, क्या लिख लेंगे, स्त्री। स्त्री का क्या है, बी है। आई बात समझ। तथा स्त्री बी रुधिर वर्ग की है, किसकी, बी रुधिर वर्ग की है, तो यहाँ की लगा लेना, रुधिर वर्ग की है। आई बात समझ। स्त्री बी रुधिर वर्ग की है। तो वंशानुगति के नियम अनुसार शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न संभावनाएं होंगी। तो कौन कौन सी संभावनाएं हैं, इनको मैं अभी आपको चेकर बोर्ड की सहायता से समझा रहा हूं, तो ध्यान देना। तो देखिए प्रिय छात्राओं, तो प्रथम दंपत्ति, तो देखिए प्रथम दंपत्ति के बारे में अभी हमने देखा। तो प्रथम दंपत्ति में देखो पुरुष, प्रथम दंपत्ति में क्या है, पुरुष। अब देखिए पुरुष जो था, ध्यान देना, पुरुष कौन से रुधिर वर्ग का था, ओ का। कौन से का था, ओ का। और जो स्त्री थी वो किसकी थी, ए बी। स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है, ए बी। तो देखो हम प्रथम दंपत्ति लिख के और इधर लिख लेते हैं पुरुष और इधर लिख लेते हैं स्त्री। अब देखिए पुरुष किस रुधिर वर्ग का था, पुरुष था अपना ओ रुधिर वर्ग का। किसका था, ओ का। और जो स्त्री जो है वो किसकी थी, ए बी रुधिर वर्ग की। क्या थी, ए बी रुधिर वर्ग की। जैसे हमने प्रथम दंपत्ति के रुधिर ब्लड ग्रुप जैसे ही हमने चेक किए तो क्या निकल के आया, पुरुष कौन से ब्लड ग्रुप का था, ओ का, और जो स्त्री थी वो किसकी थी, ए बी। अब देखिए ओ में जीन प्रारूप कौन कौन से, ओ में 2 जीन प्रारूप थे अपने, कौन कौन से, आई ए आई ए। ध्यान देना कौन कौन से थे, आई ए और आई ए, ठीक है ना। और जो स्त्री थी, स्त्री में कौन से थे, आई बी और आई बी। अब ध्यान देना, आई बी आई बी। अब इनका क्या होगा, युग्मक जनन होगा। क्या होगा, युग्मक जनन। और युग्मक जनन जब होता है तो आप जानते हैं युग्मक क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। तो देखिए इनमें से 2 युग्मक बनेंगे। कौन कौन से युग्मक बनते हैं, इसमें से 2 बनेंगे, आई बी और आई बी। आई बात समझ में। और इसमें से भी 2 युग्मक बनेंगे। 2 युग्मक कौन कौन से बनेंगे, नंबर 1 बनेगा आई, कौन सा बनेगा, आई, और दूसरा भी कौन सा बनेगा, आई।
एक आई और आई, और इसमें से आई बी और आई बी। आई बात समझ। ये पुरुष ओ वर्ग का है, स्त्री जो है वो ए बी वर्ग की है। ओ वर्ग में जीन प्रारूप क्या निकल के आया, आई आई, और ए बी में क्या निकल के आया, स्त्री में आई बी आई बी। अब इनका क्या हो गया, युग्मक जनन हो गया। तो कितने युग्मक तैयार हो गए, 4, और 4 युग्मक तैयार हो गए। तो आप जानते हैं किसके अनुसार, यानी आनुवांशिकता के नियम के अनुसार परस्पर इनमें क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए भाई, ए क्रॉस जो होगा इसका इसके साथ क्रॉस, तो ध्यान देना इसका जब इसके साथ, ध्यान से बनाना इसको। तो देखिए पहले आएगा स्त्री के आई वी से, तो क्या निकल के आएगा, आई वी आई, आई वी आई, आई बात समझ, यानी ए आएगा यहाँ, क्या है, ए आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये ए है, ठीक है ना, हमें ए वी। और ए वी का देखिए रुधिर वर्ग में मैंने क्या लिखा है, आई ए आई वी, तो इसको थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी, सही कर लेना, आई ए आई वी, आई ए आई वी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, आई ए आई वी। तो परस्पर इनका क्या कराना है, हमने क्रॉस कराना है, गुणा कराना है। तो इसका गुणा पहले इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, आई ए आई, क्या जाएगा, आई ए आई बात समझे। अब देखिए फिर इसका गुणा अब इस दूसरे युग्मक के साथ, तो क्या निकल के आएगा, आई वी आई बात समझे, आई वी आई बात समझे। अब इन दोनों का गुणा तो इन दोनों से हो गया, अब इस दूसरा युग्मक बचा आई, अब इस आई का गुणा पहले इसके साथ, तो इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आई ए आई, क्या आ जाएगा, आई ए आई बात समझ में, आई ए आई, ठीक है ना। और इसका गुणा अब इसके साथ, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आई वी आई, क्या आ जाएगा, आई वी आई। तो देखिए प्रथम दंपत्ति जो है, प्रथम दंपत्ति का जो हमने क्या किया, क्रॉस कराया, युग्मक जब तैयार हो गए तो कितने युग्मक बने, 4 युग्मक जनन कराया, तो कितने युग्मक बन गए, 4। तो देखिए युग्मक आपस में क्रॉस से, यानी इस आई का गुणा मैंने पहले इसके साथ, तो क्या आ गया, यानी पहले इस आई का गुणा इन दोनों के साथ होगा, आई ए से और आई बी से, तो क्या आ जाएगा, पहले आई का गुणा आई ए से करेंगे तो आई ए आई, फिर इससे साथ गुणा कर रहे हैं तो आई वी आई, फिर इस आई का गुणा इन दोनों के साथ, तो क्या आ जाएगा, आई ए आई और आई वी आई। अब इनका हम क्या देखते हैं, ये जीन प्रारूप आए हमारे पास, क्या आए, जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूपों का हम क्या निकालते हैं, रुधिर वर्ग निकालते हैं। तो देखिए मैंने फिर कहा था कि रुधिर वर्गों में जो सारणी है उसका बहुत महत्व है। जीन प्रारूप की जो सारणी कल मैंने बनाई थी उसमें के अनुसार देखिए कि माना किसी का जीन प्रारूप क्या है, आई ए आई है, आई ए आई है, तो रुधिर वर्ग कौन सा होगा, ए होगा कि नहीं होगा, क्यों ए कैसा नहीं है प्रभावी, तो क्या होगा, ए। आई बी आई होगा तो कौन सा होगा, बी होगा, कौन सा होगा, बी। आई ए आई होगा, इसका भी क्या होगा, ए, और आई बी आई होगा तो इसका क्या होगा, बी बनेगा, क्या बनेगा, बी। तो देखिए माना इनसे 4 संतान या 4 संतति जो उत्पन्न हो रही हैं, तो 2 कौन से ब्लड ग्रुप की होंगी, ए और ए वाली, और 2 कौन से निकल के आई, बी और बी वाली, यानी 4। माना उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 4 संतान उत्पन्न होती हैं माना इनसे, तो 4 में से देखिए कितने, 2 बी वाले हैं और 2 कैसे हैं, ए वाले। आई बात समझ में, यानी 50-50, 50% बी रुधिर वाले बनकर निकलेंगे और 50 कौन से निकलेंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले। माना प्रथम दंपति में जो पुरुष है वो माना ओ वर्ग का और स्त्री ए बी की है, तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो ए या बी ब्लड ग्रुप वाली होगी। तो ए वाले कितने उत्पन्न होंगे इसमें, 50%, और बी वाले भी कितने होंगे, 50%, यानी आधे आधे। आई बात समझ। तो ये हो गई आपकी प्रथम दंपत्ति। अब चलते हैं सेकंड दंपत्ति के बारे में। देखिए तो द्वितीय दंपत्ति के बारे में जब हम ध्यान देना समझना, तो देखिए द्वितीय दंपत्ति में लिख लेते हैं द्वितीय दंपत्ति। तो देखिए द्वितीय दंपत्ति में जो पुरुष है, क्या है, पुरुष है, और एक तरफ क्या डाल लेना, स्त्री। तो देखिए पुरुष कौन से रुधिर वर्ग का है, पुरुष है भाई ए रुधिर वर्ग का। कौन से रुधिर वर्ग का है, ए रुधिर वर्ग का। तो देखिए रुधिर वर्ग क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ए, रुधिर वर्ग लिख लिया ए। और देखिए स्त्री जो है, स्त्री कौन से रुधिर वर्ग की है, बी की। किसकी है, बी की, तो बी लिख लेंगे। अब इनके जीन प्रारूप देखो कि जो पुरुष दूसरे दंपत्ति में जो पुरुष ए रुधिर वर्ग का है, कौन से रुधिर वर्ग का है, ए का। अब ए के आप देखिए कौन कौन से जीन प्रारूप बन रहे हैं, 2 बनते हैं इसमें जीन प्रारूप, एक निकल के आएगा आई ए और आई ए,
IA और IA निकला, आई बात समझ, IA। और जो स्त्री जो थी उसका जीन प्रारूप क्या निकल के आया था, IB और I। अब इनमें क्या होगा, युग्मक जनन होगा, और युग्मक जनन होगा तो कितने युग्मक बन जाएंगे इनसे, 4। तो देखिए 4 युग्मक बन गए, IA। इधर क्या बन जाएगा, इधर भी 4 बन जाएंगे, IB आई बात समझ में। अब 4 युग्मक तैयार हो गए, और युग्मकों में जो युग्मक जनन होता है इसमें आपस में क्या होता है, गुणा होता है, क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस होता है, परीक्षण, क्रॉस परीक्षण वो आपने पढ़े थे पार्ट नंबर 3 में। तो इसमें आपस में क्या होता है, क्रॉस होता है युग्मक जनन के दौरान, क्योंकि आधे गुणसूत्र किससे आते हैं, माता से, और आधे किससे आते हैं, पिता से। मैंने कई बार बताया कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। और वाई जोड़े कैसे होते हैं, अलिंगी होते हैं, और एक जोड़ा कैसा होता है, लिंगी होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो पुरुष में पाए जाते हैं XY, कौन सा होता है वो, XY, और मादा में कौन से पाए जाते हैं, XX पाया जाता है वो जोड़ा। आई बात समझ में, ध्यान देना। तो कोई बात चल रही है युग्मक जनन में। अब इनका परस्पर क्या होगा, क्रॉस होगा युग्मक के निर्माण के समय। तो देखिए भाई, इसका गुणा पहले इन दोनों के साथ, यानी स्त्री वाले के जो युग्मक हैं इन दोनों के साथ, युग्मक आ गए, 4 युग्मक तैयार हो गए युग्मक जनन के दौरान। तो देखिए इस युग्मक का गुणा इन दोनों के साथ, तो देखिए पहले इसका गुणा इसके साथ करा देते हैं। तो देखिए क्या निकल के आएगा, इसमें निकल के आएगा IAIB। आई बात समझे, IAIB। अब इसका गुणा इसके साथ, तो क्या निकल के आएगा, IAI। अब इससे दूसरा जो युग्मक है पुरुष का, इसका गुणा स्त्री के दोनों युग्मकों के साथ, तो क्या निकल के आएगा, IAIB। और फिर इस युग्मक का गुणा इसके साथ, तो क्या निकल के आएगा, IAI। आई बात समझ में, ध्यान देना। पहले इस युग्मक का गुणा उस युग्मकों से कराया तो क्या निकल के आया, IAIB। फिर IA का गुणा I युग्मक से कराया तो क्या आ गया, IAI। ठीक है ना। फिर इसका गुणा इस युग्मक के साथ कराया तो क्या आ गया, IAIB। और इस युग्मक का गुणा फिर इस स्त्री के लास्ट वाले युग्मक से करा दिया तो क्या आ गया, IAIB। IAI। अब जीन प्रारूप देखिए, क्योंकि जीन निकल के आए, जीन प्रारूप निकल के आए, तो इनके रुधिर वर्ग देखते हैं। अब क्या देखेंगे, रुधिर वर्ग। तो देखिए रुधिर वर्ग जब इनको देखते हैं तो देखिए IAIB। अब इसका रुधिर वर्ग क्या है, इसका रुधिर वर्ग आपने देखा हो, IA और IB जब जीन प्रारूप आ जाते हैं रुधिर वर्ग कौन सा होता है, AB होता है। कौन सा होता है, AB। तो देखिए AB लिख लिया, कौन सा रुधिर वर्ग आया, AB। ठीक है ना। और IAI इसका क्या निकल के आता है, A। क्या निकल के आया, A। आई बात समझ। IB और IB, IA और IB का भी क्या निकलेगा, AB, क्योंकि जीन प्रारूप AB दोनों है इसमें। तो और IA और I का जीन प्रारूप रुधिर वर्ग क्या निकल के आएगा, A। यानी IA और I जीन प्रारूप जो है इसका रुधिर वर्ग क्या निकल के आएगा, A। क्या आएगा, A। देखिए भाई IA और IB जो जीन प्रारूप है, ध्यान देना, इसका यानी रुधिर वर्ग कौन सा होगा, AB होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रतिजन है, A प्रतिजन भी आ रहा है और B भी आ रहा है। इसमें देखिए केवल कौन सा आ रहा है, A आ रहा है, क्योंकि ये कैसा होता है, अप्रभावी। और अप्रभावी के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रभावता के नियम के अनुसार केवल कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो प्रभावी रुधिर वर्ग कौन सा है यहाँ पर, IA। तो IA का मतलब कौन सा प्रतिजन है, अब जिसमें A, और A जिसमें पाया जाता है उसका रुधिर वर्ग कौन सा बनेगा, A बनेगा। आई बात समझ में। इसमें देखना प्रिय छात्रों, जीन प्रारूप क्या है, IA और IB। क्या है, IA और IB। अब IA और IB जो है, तो जिसका जो जीन प्रारूप है, जिसका क्या है, जो जीन प्रारूप है, तो जीन प्रारूप में देखना कि A प्रतिजन भी पाया जा रहा है और B प्रतिजन भी पाया जा रहा है। जो दोनों प्रतिजन पाए जा रहे हैं तो रुधिर वर्ग कौन सा बन जाएगा, AB बन जाएगा। और लास्ट वाले में देखना अपने कि जीन प्रारूप क्या निकल के आया, IAI। क्या निकल के आया, IAI। तो गौर देना, IA है तो कौन सा प्रतिजन है इसमें, रुधिर वर्ग RBC कोशिकाओं पर A प्रतिजन है। कौन सा प्रतिजन है, A। तो रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा, A। और I कैसा होता है, अप्रभावी, जो अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करता है। आपने पाठ नंबर 3 में मैंने समझाया आनुवांशिकता में कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावता के नियम के नाम से जानते हैं।
अब समझिए प्रश्न क्या था। अब इसका उत्तर देने जा रहे हैं कि एक शिशु है और जिस पर दो दंपत्ति अपना हक जता रहे हैं और उस शिशु का जो रुधिर वर्ग है वो कौन सा है, बी है। और एक दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग क्या था, ओ, और स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है, ए बी। और दूसरी दंपत्ति में जो पुरुष है ए और स्त्री क्या थी, बी रुधिर वर्ग की है। तो वंशानुगति के नियम के अनुसार शिशु के रुधिर की निम्न संभावना होंगी। तो देखिए भाई, कौन सी दंपत्ति बी रुधिर वाला शिशु उत्पन्न कर सकती है, कौन सी दंपत्ति कर रही है इस आरेख के अनुसार। इस आरेख के अनुसार प्रथम दंपत्ति क्या कर सकती है, बी रुधिर वर्ग का शिशु उत्पन्न कर सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अमुक शिशु है जिस पर दो दंपत्ति अपना हक जता रही हैं, कौन सी दंपत्ति का है ये शिशु, प्रथम दंपत्ति का है। कौन सी दंपत्ति का है, प्रथम दंपत्ति का है। आई बात समझ में। तो इस बात को लिख लेना, क्योंकि इसके द्वारा यह सिद्ध हो गया कि रुधिर वर्गों का आनुवांशिकता में क्या है, महत्व है। क्योंकि पैतृक संबंधी जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने में रुधिर वर्गों का काफी क्या होता है, महत्व होता है। क्योंकि रुधिर वर्ग कितने प्रकार होते हैं, 4। तो अभी हमने बता दिया कि जो अमुक शिशु है जो रुधिर वर्ग बी का था, और बी रुधिर वर्ग का जो शिशु है वो केवल दंपत्ति प्रथम ही उत्पन्न कर सकती है, द्वितीय दंपत्ति नहीं करेगी। क्योंकि द्वितीय दंपत्ति तो दो प्रकार के ही शिशु उत्पन्न कर पाएगी, एक तो रुधिर वर्ग ए बी वाले और एक ए वाले, एक तो ए बी वाले और एक कौन से, ए वाले। आई बात समझ में। अब इनको नोट कर लेना, ध्यान देना। यानी उपरोक्त आरेखों से स्पष्ट है, यानी ऊपर मैंने जो आरेख बनाए उपरोक्त आरेखों से, नोट करना इसको, जो मैंने आरेख चित्र बनाए इनके नीचे इसको नोट कर लेना इस बात को। उपरोक्त आरेखों से स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि प्रथम दंपत्ति ही, कौन सी दंपत्ति, स्पष्ट होता है कि प्रथम दंपत्ति ही रुधिर वर्ग बी, प्रथम दंपत्ति ही रुधिर वर्ग बी, प्रथम दंपत्ति ही रुधिर वर्ग बी का शिशु उत्पन्न कर सकती है, का शिशु उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि प्रथम दंपत्ति में ही रुधिर वर्ग दो निकल के आ रहे हैं। 50% शिशु कैसे उत्पन्न होंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले, और 50% कैसे होंगे, बी वाले। जबकि सेकंड दंपत्ति में तो 50% कैसे हैं, ए बी वाले, और 50% कैसे हैं, ए वाले। आई बात समझिए। तो इससे उपयोग आरेखों से स्पष्ट होता है प्रथम दंपत्ति रुधिर वर्ग बी का शिशु उत्पन्न कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व है। अतः हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व होता है, रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व होता है। क्योंकि मैंने अभी बताया था रुधिर वर्ग के आनुवांशिक महत्व 3 बताए थे। तो उसमें एक बताया था पैतृक संबंधी जो विवाद होते हैं उनको हल करने में, या सफल रक्तदान कराने में, या जो आनुवांशिक रोग हैं जैसे हीमोफीलिया आदि के उपचार में। इसलिए कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग का क्या होता है, आनुवांशिक महत्व होता है। क्योंकि उपयोग आरेख के द्वारा हमें स्पष्ट हो गया कि प्रथम दंपत्ति शिशु बी जो है, शिशु बी जिसका रुधिर वर्ग क्या शिशु का बी है, वो उत्पन्न कर सकती है। आई बात समझ में। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। और अगला टॉपिक है इसमें अंगदान या देहदान, अंगदान व देहदान। तो इसके बारे में नेक्स्ट अगली वीडियो में बताएंगे। तो इन आरेखों को बना लेना, नोट कर लेना नोटबुकों में। और आपका अब अंतिम सिलेबस पार्ट जो है इसका अंतिम टॉपिकों की तरफ चल रहा है, अंगदान और देहदान। तो ध्यान देना, अंगदान और देहदान अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अंगदान और देहदान के बारे में। तो ध्यान इनको याद करना, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक किया करो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किया करो। थैंक्स, ओके।